रोटेरियन को जनरली रोटरी में कहा जाता है कि आप बिजनेस अपना प्रमोट नहीं कर सकते, तो इनको ऐसा क्या मंत्र पढ़ाया आपने? जानना चाहते हैं कि रोटरी और आरएनबी ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे संभव हुआ? अभी तक आप बहुत सारे रोटेरियंस को मिले होंगे, तो उनका एक सेट पैटर्न है बिजनेस करने का, बराबर है? तो उनको कुछ सो इसमें जो ट्रस्ट है, जिसको हम बोलते हैं प्री अप्रूव्ड दोस्ती, वो आपको मिलती है जो कहीं और नहीं मिलती। तो मुझे ये कहना है, जितने भी रोटेरियन मेरे दोस्त हैं, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट संजय जी, एंड इट इज़ बीन अ प्लेजर टू हैव यू हियर। मैं जानती हूँ कि आपने आरएमबी 3142 कॉर्पोरेट्स, जो एक रोटरी का फेलोशिप ग्रुप है, जो आपने सिंगल हैंडेडली आपने उसको इतने लेवल तक पहुँचाया, एंड आई एम रियली वेरी वेरी ब्लेस्ड कि आपने मेरे साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए एक इजाज़त दी, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपको मैंने बहुत मतलब मेरे ख्याल से 2019 में मैंने पहली बार देखा, जब मैं आरएमबी में एज अ गेस्ट करके आई थी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपका जर्नी कैसे रहा। मतलब 2018 में शायद आपने आरएमबी का स्थापन किया, एंड 18 से लेके अभी तक 2023 आ गया है। ये जर्नी कैसा रहा आपके लिए टू लॉन्च दिस फेलोशिप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे। हाँ। और मैं आपको बता दूं, पॉडकास्ट का मेरा पहला अनुभव है। हाँ, ठीक है। आप जानना चाहते हैं कि रोटरी और आरएनबी ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे संभव हुआ? हाँ। तो मेरे ख्याल से ये 2018 नहीं 2004 तक जाना पड़ेगा। अच्छा। 2004 में पहली बार अच्छा। ऐसा कुछ हुआ कि रोटरी में बिजनेस करें। हाँ। दुखद बात ये थी कि जब रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3140, जिसको हम बॉम्बे से लेके पालघर तक, और जिसमें अभी डिस्ट्रिक्ट 3142 आता है, हाँ। इतनी लंबी डिस्ट्रिक्ट थी, और तब भी इस पार्ट को, साउथ एशिया वाले पार्ट को पता नहीं था कि ऐसी कोई फेलोशिप शुरू हो रही है और ऐसा कुछ है। सो मैंने 2009 में रोटरी ज्वाइन की थी, तो आज लगभग 15 साल होने आए। अच्छा। और इस 15 सालों में जो अलग अलग एटीट्यूड्स देखने को मिले, तो मैंने सोचा कि 2009 से ज्वाइन किए, 2023 हुए, तो बीच की जो यात्रा है, हाँ। उसमें असल में यात्रा आरएमबी की जो है वो मैंने शुरू नहीं की है। 2004 में रोटरी इंटरनेशनल में कुछ लोगों ने प्रस्ताव डाला था। अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि इस डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट में तो पता आप ही ही नहीं ने था स्टार्ट हमें किया कि आरएमबी नाम की कोई चीज है। हाँ। तो जब मैं 2013-14 में वाइस प्रेसिडेंट था और 14-15 में प्रेसिडेंट हुआ, अच्छा, तब जरा हमारा दायरा बढ़ा कि हम मुंबई जाने लगे। अदरवाइज ऐसा ही होता है कि डोंबिवली वाले अधिकतर मुंबई नहीं जाते, मुंबई वाले अंबरनाथ डोंबिवली को जंगल समझते हैं। ऐसी कुछ समझ आज भी है, आज भी लोग यहाँ नहीं जाते। 15 साल पहले तो समझ और ज्यादा थी। सो हमने अपने गवर्नर से बात की, तो बोले हमें ऐसा कुछ पता नहीं है। अच्छा। और आप ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करो। ओके। तब तक ऐसा हो चुका था कि जितने रिकॉर्ड्स व्यक्तिगत स्तर पे हो सकते हैं वो मैंने बना लिए थे। अच्छा। जैसे 5 एवेन्यूज ऑफ सर्विस साइटेशन, वो सिर्फ ज्वाइन करने के दूसरे साल में मुझे मिला। अधिकतर सो गवर्नर और उसके बारे में मिलता है। फिर गवर्नर एक्सीलेंस अवार्ड वगैरह में 2 साल मिला, बेस्ट रोटेरियन 2 साल मिला। फिर प्रेसिडेंटशिप में जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट है उसका बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टिव प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला, प्लैटिनम अवार्ड मिला। तो उनका कहना था, यार तुझे इतना सब कुछ मिल चुका है, तो तुम अपनी इज्जत क्यों खराब करना चाहते हो कि कोई बिजनेस तैयार करो। हाँ। क्योंकि रोटरी उनके दिमाग में, और आज भी काफी लोगों के दिमाग में है कि स्टैब्लिश बिजनेसमैन, कि भाई अच्छा खासा कमा रहे हैं और कुछ देने की इच्छा समाज को है, इसके लिए आप रोटरी में आते हैं, तो रोटरी से रिटर्न नहीं मांग सकते। करेक्ट। तो ये विचारधाराओं की एक लड़ाई थी। अलग अलग थॉट्स ऑफ स्कूल्स होते हैं, न वो गलत थे न मैं गलत था। लेकिन फिलहाल 6000 लोगों में मैं अकेला था। और डॉक्टर मंगल, जो कि जिनको पहले साल ही एवेन्यूज ऑफ सर्विस साइटेशन, जो हमारे को फाउंडर है, उनको 5 एवेन्यूज ऑफ सर्विस साइटेशन मिल चुका था। और वो मेरे ख्याल से पहली ऐसी प्रेसिडेंट थी जिनको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी मेंबरशिप के लिए उनका नाम अनाउंस हुआ था वहाँ कन्वेंशन। अरे वाह, अरे वाह। सो ये समझो हम 2 लोग ही थे और सामने 5900 लोगों के आसपास, और जिसमें टॉप के लीडर्स थे। तब उन सबका ये कहना था कि रोटरी एस्टैब्लिश बिजनेसमैन है, तुमको क्या कमी पड़ी है कि तुम यहाँ बिजनेस करवाना चाहते हो। तो ये लंबी फाइट थी। फिर हमको छोड़ देना पड़ा 13-14 में। फिर लगभग 2016 में जब रविंद्रन साहब आरआई प्रेसिडेंट हुए, जब डॉक्टर मंगल जी की बात कर रहा हूँ, उस समय वो आरआई प्रेसिडेंट, डॉक्टर मंगल यहाँ प्रेसिडेंट हुआ करते।
तो उन्होंने मंच पे कहा कि भाई रोटेरियंस है 12 लाख लोग हैं, तो 12 लाख लोगों में लगभग 80 से 90% जो लोग हैं वो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। करेक्ट। और ये अगर एक बड़ी कम्युनिटी बन जाए तो रोटरी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। करेक्ट। सो कहीं भी हो, आज हमारी आवाज सुनी जाती है, लेकिन उस समय ऐसा था कि हम बहुत छोटे स्तर के लीडर थे, अपने क्लब लेवल के लीडर या डिस्ट्रिक्ट में छोटी मोटी पोस्ट पे। तो जब ऊपर से सपोर्ट मिल जाता है कहीं, तो हमें भी एक उत्साह मिल जाता है कि भाई अपने साथ भी कोई है, और हम डिस्ट्रिक्ट वालों को बता सकते हैं भैया ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट। सो एज दे से कि दुनिया में एक ही समय ढेर सारे लोग एक ही बात को सोच रहे होते हैं, और जब कोई एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है या कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है कि सब लोग जुड़ जाते हैं आपस में। तो ऐसा ही कुछ आरएमबी के साथ हुआ कि अचानक उसी समय हम यहाँ सोच रहे थे, इंटरनेशनल लेवल पे रविंद्रन जी जैसे लोग सोच रहे थे, हमारे बाकी जो 53-54 देश हैं, 200 देशों में से 53-54 देश जो थे, अच्छा। उसमें अलग अलग बंदे ये चीजें सोच रहे थे। अच्छा। लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो 2014 में हम अमेरिका में पहला क्लब बना। और अच्छा। वो दुर्भाग्य की बात कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को पता तक नहीं था कि ऐसा कोई क्लब बना है। तो लोग बोलते थे आरएमबी क्या बला है, तो उनको बताना पड़ता था रोटरी मींस बला नहीं है, रोटरी मींस बिजनेस है और हमें इसको आगे तक ले जाना है। सो खैर जद्दोजहद के बाद जब डिस्ट्रिक्ट हमारी अलग हुई, तो उन डॉक्टर चंद्रशेखर कोलवेकर से मिले जो हमारे पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3142 के। बात थोड़ी सी आगे बढ़ी, लेकिन उनके ऊपर भी जो अलग अलग दबाव थे उसकी वजह से उन्होंने हमको परमिशन दी गई। बाद में काफी दिनों बाद हमें पता चला कि ऐसी किसी परमिशन की जरूरत ही नहीं। अच्छा, आप खुद से ही स्टार्ट कर सकते। तो ये जब पता चला हमें 2017 में कि हमें किसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की परमिशन की जरूरत नहीं है, गवर्नर्स को ये बात पता थी कि नहीं पता थी मुझे नहीं पता, लेकिन हम तक वो बात नहीं पहुंचाई गई थी। सो हम 1 साल तक गवर्नर्स के पीछे रहे कि भाई हमको ये परमिशन दिलवा दो आपको। फिर 2017 में जब हमें पता चला, 17-18 में स्टार ईयर जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, तो हमने अपने डायरेक्टर्स को अप्लाई किया और बोले चलो ठीक है कुछ लोगों से मिलते हैं। तो हमारे जो जितेंद्र नेमाड़े जी हैं, आप शायद जानती हैं। हाँ। मैं डॉक्टर मंगल जितेंद्र नेमाड़े जी हम लोग मिले और बोले करते तो है, देखा जाएगा। हाँ। तो हमने अप्लाई किया मेरे नाम से। तो फेलोशिप जो लोग सुन रहे हैं जिनको फेलोशिप जानना है, तो रोटरी इंटरनेशनल की 100 के ऊपर फेलोशिप, और आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जरूरत है कि आप वहाँ पे एक लीडर भरें। आप जैसे आपको कोई सीए के फॉर्म से लेकर नहीं या सीए फेलोशिप शुरू करनी, तो आप कर सकते हैं कि भैया आप वहाँ पे जाइए। अगर पहले से एस्टैब्लिश है तो आप नया चैप्टर शुरू कीजिए, और पहले से एस्टैब्लिश नहीं है तो आप 3 देश या 3 डिस्ट्रिक्ट को एक साथ लेके कोई नई फेलोशिप शुरू कर सकते हैं। अच्छा। सो ये बेसिक जो मामला था कि रोटरी को सपोर्ट करना। पहले इसका नाम हमने सोचा था रोटरी बिजनेस काउंसिल, आरबीसी। तो आरबीसी ये नाम नहीं मिला, और उसके पहले इंटरनेशनल वालों ने आरएमबी स्थापित कर दिया। हमने कहा कि भाई इसका इस तरफ जो हिस्सा है वो हम हमारे यहाँ लेके आते हैं। हाँ। और आश्चर्य की बात है कि भारत के साउथ वाले हिस्से में ये फेलोशिप पहले से चल रही थी। अच्छा। कोलकाता में भी चल रही थी, सिर्फ ये वेस्टर्न जोन जो था वो नहीं चाह रहा था कि ऐसी के फेलोशिप शुरू हो। उनको थोड़ी सा डर था कि भाई एक नई पावर फैक्टर शुरू हो जाएगा, अगर लोग वहाँ चले जाएंगे तो रोटरी का मुख्य काम कौन करेगा, कम्युनिटी सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसके साथ बिजनेस जुड़ जाएगा तो कम्युनिटी क्या सोचेगी। ऐसे अलग अलग थॉट्स चल रहे थे लोगों के दिमाग में। कोई गलत नहीं था, लेकिन सब अंत में ये सोच रहे थे कि रोटरी को इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहीं ना कहीं रोटरी को सपोर्ट करने के लिए, इसका घोष वाक्य आपने देखा होगा तो वो है सेल्फ सफिशिएंट रोटरी और लेटेस्ट कनेक्ट टू ग्रो। मतलब लोग जुड़े, आगे बढ़े, जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे, जितनी ज्यादा उनकी इनकम होगी, मोर यू अर्न मोर यू कंट्रीब्यूट। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला समझने में लोगों को 4-5 साल लगे। कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद 17-18 में हमने इसको शुरू कर दिया 2018 में। तो गिनती के 3-4 मेंबर थे, मैं था, डॉक्टर मंगल थे, नेमाड़े साहब थे, हमारे एक मित्र गुलाडवानी साहब थे, और बॉम्बे से कुछ लोगों ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया। हमने फेलोशिप शुरू कर दी। तो पहले इसकी जो शुरुआत की हमने डोंबिवली से की, और बीइंग डोंबिवलीकर हम लोगों को ये आनंद होना ही चाहिए कि ये पहली फेलोशिप डोंबिवली से शुरू हुई। इसके अलावा जो फेलोशिप्स है सब बाहर से शुरू हुई, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। शायद ये भी एक फैक्टर हो, जो लोग हमको जंगल समझते थे कि डोंबिवली तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और पिछड़े इलाके से निकल के कोई कुछ काम कर रहा है, लाइट सेंस में लीजिए, लेकिन ये हो सकता है। करेक्ट। तो लोग
लोगों ने इसका विरोध किया, वहाँ पे हर लेवल पे विरोध किया, लेकिन सिर्फ वो समझ का फर्क था। सही और बात। कुछ लोगों को मुझसे दिक्कत थी, कुछ लोगों को कंसेप्ट से दिक्कत थी, कुछ लोगों को ये डर था कि अगर लोग बिजनेस में ज़्यादा आ जाएंगे तो रोटरी का जो मुख्य काम है 210 देशों में जो चल रहा है, जैसे पोलियो एरेडिकेशन वगैरह, उसमें बाधाएं आ सकती है। करेक्ट करेक्ट। सो जितने भी लोग हैं सबको धन्यवाद कि अलग अलग एटीट्यूड से उन्होंने हमको मोटिवेट ही किया। सही बात है। जिन्होंने विरोध किया उन्होंने भी मोटिवेट किया, जिन्होंने सहयोग किया उन्होंने तो मोटिवेट किया ही। तो आज आप देख रहे हैं कि आप तो अब इससे थोड़े से जुड़े भी हैं। हाँ। तो 18-19 बढ़ते गए हम हर साल। और सबसे बढ़िया जो बात मैं आपसे शेयर करूँगी, जब कोरोना में सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे, सभी के बिजनेसेस ठप थे, ऑफिसेज बंद थे, वर्क फ्रॉम होम तो आईटी सेक्टर में चल रहा था, बाकी जो लगातार काम वाली चीज़ें थी जिनमें मिलना जरूरी होता है, तो उस समय हमने लोगों को सिर्फ बिजनेस नहीं दिया, लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। डॉक्टर मंगल उस समय हमारी चेयरमैन हुआ करती थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो मदरली फिगर के रूप में कन्वर्ट हुई उस साल। जितने हमारे तब तक हमारे 6 जोन हो चुके थे, मतलब न्यू बॉम्बे आ चुका था, थाना आ चुका था, थाने जोन में ढेर सारे क्लब हैं, इसलिए वहाँ स्ट्रगल भी ज़्यादा था, जितने लोग उतने विचार। फिर अंबरनाथ हो चुका था, कल्याण हो चुका था। तो अचानक कोरोना के बाद लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया, तो उस टाइप के बिजनेस ठप हो गए। लेकिन हमारी फेलोशिप और जो एक भावनिक सपोर्ट चाहिए होता है आपको तकलीफ के समय, दोस्ती के समय तो आपको एक सपोर्ट चाहिए एंजॉय करने के लिए, लेकिन आप जब तकलीफ में हैं, जब आप दुख में हैं, तो आपको लगता है कोई मेरे साथ खड़ा है। तो उस समय हमारे 124 मेंबर हुआ करते थे। वो 124 मेंबर इस तरह परिवार के साथ हुए कि डॉक्टर मंगल तिवारी से न होके मदरली फिगर में कन्वर्ट हुए, कि जो जब उन्होंने रिटायरमेंट ली, मतलब जब अपनी पोस्ट से उतरी 1 साल बाद, तो जब उनका सेंड ऑफ था, तो लगभग जितने हमारे जोनल लोग थे सबने एक स्वर में यही कहा कि अगर मैडम ने मदरली फिगर का रोल नहीं निभाया था तो हम इतना आगे नहीं जाते। और इसीलिए ऐसा हुआ कि उसके पहले के साल में हमने करीब 11 करोड़ के आसपास उस बिजनेस किया था। लेकिन उस कोरोना काल में जब लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो हमारा बिजनेस लगभग डबल हुआ, हमने 23 करोड़ का बिजनेस। अरे वाह, अरे वाह। सो ये जो चीज थी कि बिजनेस से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, रोटरी की मेंबरशिप सस्टेन की हमने, 124 मेंबर बचे रहे जो रोटरी से नहीं गए, क्योंकि उस साल काफी रोटरी का ग्राफ नीचे गया था। तो पैसे की कमी थी, लोग रोटरी की फी कहाँ से भरते, कम्युनिटी सर्विस के लिए कहाँ जाते हैं, बेसिकली लोगों के बीच जाना बंद हो गया था। जैसे स्कूलों में हम प्रोग्राम करते तो स्कूल बंद थे तो हम तो जा नहीं सकते। उस समय आरएमबी ने सबसे बढ़िया काम किया कि लोगों को ये एहसास दिलाया कि हम आपके साथ हैं। उस समय यहाँ बैठे बैठे हमने भारत के लगभग हर हिस्से में मदद पहुंचाई, फिर वो भले हार्ट की हो, बाकी चीजों की। मतलब जो डर था रोटरी का कि लोग बिजनेस क्लब ज्वाइन करेंगे तो कम्युनिटी सर्विस नहीं करेंगे, उल्टा हुआ कि हमारा बिजनेस का नेटवर्क, नॉर्मली आप भी हैं, आप मेरे ख्याल से क्लब सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो आपका दायरा जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट तक है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट के इवेंट्स में शायद कोई बाहर के लोग आते हैं, उतना ही। लेकिन रोटरी मींस बिजनेस जो आरएमपी के प्लेटफॉर्म ने किया वो ये किया कि भारत के जितने मेट्रो शहर हैं सबको जोड़ा। आज हमारे पास 53 चैप्टर है, तो एक मैसेज डाला हमने तो पूरे हिंदुस्तान में पहुंचता कि मेरा ये बंदा यहाँ अटका है। खुद में मेरा अनुभव शेयर करूं, अगर आपके पास समय हो तो मेरे माँ पिताजी जब हरिद्वार हर साल जाते हैं, वो फरवरी में गए हरिद्वार, उनकी टिकट थी 27 मार्च के रिटर्न की, और 23 मार्च को ये लॉकडाउन हो गया। पिताजी किडनी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, 70-80 साल के हैं तो बीमारियां लगती हैं, तो वो दोनों हरिद्वार के एक आश्रम में थे, और उनकी सारी दवाइयों की व्यवस्था जो है वहाँ हरिद्वार में स्थित जितने ऋषिकेश में और हरिद्वार में थे रोटेरियंस उन्होंने की। क्योंकि वहाँ से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे आरएमबी में, मैंने तुरंत उनको मैसेज किया, मेरे मम्मी डैडी वहाँ पड़े हुए, उनको तकलीफ है और ये दवाइयाँ चाहिए। हरिद्वार में अपने जैसा नहीं था, बॉम्बे जैसा, वहाँ सुबह सिर्फ 5 से 8 बजे तक लॉकडाउन खुलता था। अच्छा। और 25 किलोमीटर का सफर करके मेरा एक आरएमबी का बंदा सुबह 5 बजे अपनी कार निकालता था, 25 किलोमीटर लगभग 6 बजे वहाँ पहुँचता था, सारी पुलिस की बाधा उबार करके माँ पिताजी को दवाएं देके वापस लौटा था। तो कम्युनिटी सर्विस का एक्सटेंशन हो गया आरएमबी। तो लोगों के दिमाग में थोड़े थोड़े आया कि ये सिर्फ बिजनेस कॉन्फिडेंस आ गया, ये सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये कम्युनिटी सर्विस का एक्सटेंशन है। फिर से वही बात कि आप कमाएंगे तब तो देंगे। करेक्ट। आपने कितना भी कमा के रख लिया हो तो वो आपकी सेविंग, आप उसमें से नहीं निकालते। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से रोटेरियंस के साइन बोर्ड जो है वो लाख 2-2 लाख रुपए के, लेकिन टीआरएफ कंट्रीब्यूशन जीरो है। क्योंकि एक मानवीय चीज है कि जहाँ से मुझे कुछ मिलेगा वहाँ मैं कुछ देने की कोशिश करूँगा। तो उस हिसाब से धीरे धीरे 2018 से 2023 तक आज हम 186 लोग हैं, और 186 लोग कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं।
अब Wow. नेशनल कॉन्क्लेव तक हम लोग पहुँचे, अगले साल शायद हम इंटरनेशनल कॉन्क्लेव तक International पहुँचे। लगभग हमारे 15,000 मेंबर हो चुके हैं। ओह 53-54 देशों में हमें 163 चैप्टर्स हैं, हम्म। और आपका बिजनेस जिस हिसाब का है उस हिसाब से कनेक्ट हम आपको देते हैं। अपनी बढ़िया सी वेबसाइट है जो @par है। और ये भी एक गर्व का विषय है कि डिस्ट्रिक्ट 3142 का ही एक बंदा ऋषिकेश तिवारी, ही इज वेब मास्टर, और उसने ही RMB इंटरनेशनल की जो है वेबसाइट डिजाइन की है। सो ये जो चीज़ें हैं कि अपने बच्चों को भी इंटरनेशनली आप एक्सपोजर दे सकते हैं, और एक बार आपको इंटरनेशनल का नाम मिला, जैसे आपके साथ आपकी टीम पूरी युवा टीम दिख रही है, अगर इन बच्चों को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है, नेशनल प्लेटफॉर्म एक्सपोजर मिलता है, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। करेक्ट ये प्लेटफॉर्म भी हमने हमारे रोट्रैक्टर्स को दिया कि यार करियर काउंसलर अपने अनुभव से आपको बताता है कि आप कहाँ जाएं, लेकिन RMB प्लेटफॉर्म में क्या है, 150 लोग अपना बिजनेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और तो आपको सीखने आपको का ये वादा करते हैं कि आपको जो मदद चाहिए वो मिले। सो मैं हमेशा इसको कॉल करता हूँ, ये प्रैक्टिकल बिजनेस स्कूल है। सो RMB बिजनेस प्लेटफॉर्म तो है, आपका सपोर्ट भी है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बिजनेस स्कूल है। तो जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक बार कम से कम अपने आसपास के हिस्से में RMB की कोई भी मीटिंग हो रही हो, आपको ना पता हो तो मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आपके नजदीक में ये कहाँ पर है। तो बोलते हैं ना, स्टोर्स नियर यू, आप सर्च करते हैं, तो RMB नियर यू के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो तो आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट लगभग जितने देशों में हम हैं और जितने राष्ट्रों में हम हैं, वहाँ हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं। एकदम बढ़िया बात बताई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि इसके लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा आपको, और 2017-18 में फिर आपने उसको स्टार्ट किया। एक और चीज़ बहुत एकदम क्लीनली निकल के आती है कि रोटेरियन, जैसे आपने कहा कि वो ज्वाइन करता है कम्युनिटी सर्विस के लिए, ठीक है। अभी आपने जितने 127 जो लोग हैं अभी 186 हाँ 186 लोग जो हैं, इनको बिजनेस करने के लिए आपने कैसे कन्विंस किया? क्योंकि ये पहले रोटेरियन रहते हैं, तो रोटेरियन को जनरली रोटरी में कहा जाता है कि आप बिजनेस अपना प्रमोट नहीं कर सकते, तो इनको ऐसा क्या मंत्र पढ़ाया आपने कि वो 186 लोग आपके साथ RMB में जुड़ गए और बिजनेस भी कर रहे हैं, रोटरी में TRF भी दे रहे हैं और कम्युनिटी सर्विस भी कर रहे हैं? तो ये क्या मंत्र पढ़ाया आपने उनको? देखिए, गायत्री मंत्र तो नहीं पढ़ाया मैंने। सो असल में होता क्या है, संघर्ष की अपनी एक परिभाषा होती है। हाँ, जैसे आप पहली में जाते हैं तो पहली पास करना आपकी पहली जिम्मेदारी होती है। जब 10वीं में जाते हैं, बेचारे बच्चे तो कभी कभी बोलते भी, हमको बहुत अच्छी टोपी लगाते हैं बड़े लोग, हाँ, कि 10वीं पास कर लो, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, जिन्होंने फिल्में देखी होंगे तो 3 इडियट में पहुंच गए होंगे एक ही वाक्य में, कि कैसे धीरे धीरे आपका जितना भी पहले वाली सक्सेस है, बड़ा आसान सा है। आज आपके पास कोई असाइनमेंट है, आपने कंप्लीट कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि अगले असाइनमेंट भी आप कंप्लीट करेंगे। योर पास्ट सक्सेस हैज नथिंग टू डू विद द करंट असाइनमेंट। करेक्ट। सो पहली बात तो 186 नंबर जो है ये अभी बहुत कम है। हाँ, हमने पहला टारगेट रखा था, हाँ कल की मेगा मीटिंग में हमने वो अनाउंस भी किया। पहला टारगेट था 5% लोग हमारे साथ हो। लगभग 4000 हमारे रोटरी मेंबर्स है डिस्ट्रिक्ट 3142 में, उसमें 5% हमारे साथ हो। तो पहला हिस्सा हमने पार कर लिया। पहला हिस्सा पार करने में जो तकलीफें हुई वो अब कल की बात हो गई। सही। आज क्या है कि आज ये है कि ये 186 लोग तो कन्विंस है, बिजनेस कर रहे हैं, हाँ TRF में अपना सपोर्ट कर रहे हैं, रोटरी की मेंबरशिप बढ़ रही है या सस्टेन हो रही है। जैसे पिछले साल का आप ग्राफ देखें तो इतने सालों के इतिहास में पहली बार है कि रोटरी की ग्रोथ 0 हुई ऑन द रिकॉर्ड। ओके, सो ये ग्रोथ 0 से भी माइनस हो सकती थी अगर RMB नहीं होता, क्योंकि RMB ने जो 64-65 नए मेंबर जोड़े वो सब सस्टेन है। अब आते हैं आपकी बात पे कि सस्टेन मेंबर क्यों हो पाए, क्योंकि हमने फेलोशिप के माध्यम से उनको एक नया प्लेटफॉर्म दिया कि भैया आपके रुके रहने के लिए, आपके आने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है। रोटरी में प्रोटोकॉल एक क्या है कि बिना इनविटेशन के आप ज्वाइन कर सकते। हाँ, हाँ। लेकिन एक्चुअल में होता उल्टा है। हाँ। बिना कोई सी जानकारी दिए लोग बोलते हैं मैं रोटरी में हूँ, तू भी आ जा, और वो बंदा भी दोस्ती निभाने आ जाता है। फिर 1-2 साल में उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये मेरी जगह नहीं है, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बराबर। रोटरी कोई बुरा प्लेटफॉर्म नहीं तो 118 साल से चलता नहीं, 12 लाख मेंबर नहीं होते, अब तो 14 लाख के आसपास। हाँ। तो संघर्ष की जो बात है वो लोगों को कन्विंस करना। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट थॉट ऑफ स्कूल्स चलते, हाँ। तो हमको अपने बच्चे ढूंढने होते। हाँ, करेक्ट। लाइक माइंडेड पीपल ढूंढने पड़ते हैं, और स्पेशल में से भी और वेरी स्पेशल ढूंढने पड़ते हैं। हाँ। तो पहले जो एक जिम्मेदारी हमारी थी
कि रोटरी की ग्रोथ को बढ़ाए और रोटरी के लिए मेंबरशिप, तो लोग कैसे रुकेंगे, इसकी थोड़ी पढ़ाई लिखाई हमने कर ली कि लोग कैसे रुकेंगे। अच्छा, तो उसमें हमें समझ में आया कि बिजनेस मिलेगा तो लोग रुक सकते हैं, जैसे सही बात दोस्ती है। मिलती है तो लोग रुक सकते हैं। सो लोगों को समझाने के लिए इतना काफी था कि रोटरी की स्थापना ही बिजनेस क्लब के रूप में हुई थी। अच्छा, अब हाँ, ये बराबर, चीजें लोगों पॉल को पता हैरिस, नहीं थी। हाँ, हाँ, क्या होता है समय की गर्त के साथ, वो जैसे बेल बॉटम का फैशन गया, फिर बेल बॉटम का फैशन आया। आपने आज जो यूनिफॉर्म पहना है, मैंने जो पहना है, कभी पहले पहना गया था। जैसे आपके 1 पीस 2 पीस, ये पीस वो पीस, मतलब फैशन ऑल्सो रिपीट्स, थॉट प्रोसेस ऑल्सो रिपीट्स। करेक्ट। अगर आप देखेंगे तो 1947 के जमाने में अहिंसा चल रही थी, तो हिंसा तो साथ में चल ही रही थी, हाँ, लेकिन अहिंसा का मॉडल ज्यादा हिट था। हाँ, ये सब मॉडल्स, थॉट प्रोसेसेस जितने भी हैं दुनिया के, चलते ही रहते। और वो 25-30 साल 40 साल की एक साइकिल होती है, जिसके बाद फिर थॉट प्रोसेस आता है। तो 1904 के 5 के आसपास, 1905 में जब 22 फरवरी को स्थापना हुई, तो बेसिकली 4 बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस नेटवर्क बढ़ाने के लिए की थी। आप रोटरी के रिकॉर्ड में जाएं तो वो, फिर जब हम कम्युनिटी सर्विस के रूप में दुनिया में नंबर 1 हुए, तो हमको वो रोल पसंद आने लगा। तो वो रोल पसंद आने लगा, तो हमने उस रोल पे 25-30 साल लगातार मेहनत की, और उसके अच्छे परिणाम भी हमारे सामने आए कि पोलियो जैसी चीज वो दुनिया के लगभग गायब हो चुकी है। एक आध देश में 2-4 केसेस है, बाकी रोटरी ने इतनी तो काम किया कि पूरी दुनिया की सरकारों के साथ मिलकर पोलियो को हटाया। इसीलिए मैंने जो पहले कहा, रोटरी प्रैक्टिकल बिजनेस स्कूल है। नाउ आई विल एक्सटेंड इट टू रोटरी दुनिया का सबसे बेहतर मैनेजमेंट स्कूल है। आप मैनेजमेंट कोच हैं, बिजनेस कोच हैं, आप देखते हैं कि 10-20 लोगों को साथ में लेके वो बिजनेस चला पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अंबानीज या सिंघानियाज आपके सामने हैं, लेकिन रोटरी ने 218 देशों की अलग अलग सरकारों के साथ काम किया। तो कितना बड़ा मैनेजमेंट स्किल होगी उनके पास कि डेमोक्रेसी के साथ काम किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ काम किया, डिक्टेटरशिप के साथ काम किया, किंगडम वाले लोगों के साथ काम किया। तो जो मैनेजमेंट स्कूल है ना, उसी ने हमको भी सिखाया कि आप 4000 लोगों को एक साथ मेंबर के पीछे मत पड़िए, आप पहले अपने लोगों को ढूंढिए। तो हमने पहला क्या किया कि अपने लोगों को ढूंढा। और आप आश्चर्य करेंगे कि रोटरी के आप जितने भी पैम्फलेट्स पढ़ेंगे कि व्हाई वन शुड ज्वाइन रोटरी, उसमें दूसरे या तीसरे नंबर पे हमेशा बिजनेस मिलेगा। करेक्ट। तो ये खाली लोगों की या टॉप लीडरशिप की समझ का फर्क था कि यहाँ पे आके बिजनेस नहीं करना चाहिए, जबकि रोटरी के प्रिंसिपल्स क्लियर है, रोटरी के कंसेप्ट क्लियर है, रोटरी लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं ये भी एकदम क्लियर है। तो रोटरी में शामिल होने के लिए जो आप कहते हैं ना कि भाई आपको ज्वाइन करने के लिए आकर्षक क्या है, व्हाट इज अट्रैक्शन, स्पेशल अट्रैक्शंस क्या है, तो हमेशा ही बिजनेस स्पेशल अट्रैक्शन में रहा। करेक्ट। और बड़ी साधारण सी बात है, आज भी हमें कुछ खरीदना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं भाई फला टीवी खरीदना है, फला स्कूटर खरीदना है, कौन सा। तो अधिकतर ऐसा ही होता है कि 4 दोस्त जो एडवाइस करते हैं वो हम खरीदते हैं। बराबर। 4 दोस्त जिस दुकान को एडवर्टाइज करते हैं या बोलते हैं भाई इस दुकान पे जाओ, अच्छा मिलेगा, मेरा नाम बोल, तेरा काम हो जाएगा। सो ये जो क्रेडेंशियल लेने की इच्छा होती है वो मार्केटिंग का मूल है ना। 10 बराबर। तो हमने लोगों को कहा कि आप कोई भी चीज कहीं और से ले रहे हो तो मेरे लोगों से लो, रोटरी का बिल्ला है, ट्रस्ट फैक्टर है, तो लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते गए। हमें इतना ही उनको समझाना था कि ये रोटरी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये रोटरी के सपोर्ट में है। तो धीरे 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 हर जगह से लोग जुड़ते गए। तो 2 से 24, 24 से 124, हम एक बार 219 तक भी गए। तो हमने फॉल भी देखा है कि 224 से अभी हम 186 पे, लगभग 30-35 लोग हमारे यहाँ भी कम हुए, क्योंकि हमारे यहाँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, अगर आपने पेमेंट्स नहीं की है, अगर आपने क्लब की पेमेंट्स नहीं की है, तो इस तरह से भी हम रोटरी को सपोर्ट करते हैं कि इस 180 मेंबर्स की फी के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस क्लब से जुड़े हैं तो ये पैसे भरने वाले हैं। हाँ। और इन्होंने एडवांस में पैसे भरे, क्योंकि जब तक रोटरी की फी आप नहीं भरते तब तक आप आरएमबी के मेंबर नहीं हो सकते। तो ये एक बार लोगों के दिमाग में हमने डाल दिया कि बिजनेस करोगे, ग्रो करोगे, आप आगे बढ़ोगे, तो आप रोटरी का ही काम कर रहे हो। तो जितने लोगों को हमारे साथ जुड़ना था वो जुड़े। और अब तो ऐसा हो गया, जिन लोगों ने ये सोचा था कि बिजनेस क्लब ज्वाइन करने के बाद लोग कम्युनिटी सर्विस नहीं चेक करेंगे, पिछले 3 सालों का इतिहास में आपको बताओ तो लगभग 15-16 लोग ऐसे हैं जो आरएमबी से जुड़े हैं, रोटरी में आए ही आरएमबी की वजह से हैं, लेकिन अपने क्लब में सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं, और कुछ लोग तो डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट पे भी हैं। इस साल भी हमारे पास 17 प्रेसिडेंट्स हैं और सेक्रेटरीज हैं, और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। और हम सही साबित होंगे कि अगर बंदा बिजनेस कर रहा है तो ज्यादा कंफर्ट जोन में है
कि वो ज़्यादा पैसे बहुत बार लोग प्रेसिडेंट नहीं होते क्योंकि खर्चा है। रोटरी इज बिकमिंग एक्सपेंसिव, क्योंकि हर चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही है तो रोटरी भी एक्सपेंसिव होगी। फीस बढ़ चुकी है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ चुकी है, ट्रेवलिंग की कॉस्ट बढ़ चुकी है, जो प्रोजेक्ट हम करते हैं उन प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो बहुत सारे लोग प्रेसिडेंटशिप इसलिए भी नहीं लेते, स्पेशली जो छोटे क्लब है 20, 25, 30 मेंबर के। तो अगर उनके प्रेसिडेंट्स और जब सारे लोग बिजनेस क्लब से जुड़े हैं तो उनको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक बात मैं आपको और भी बता दूँ, अगर एक एनालिसिस आप करें कि जो फंडिंग के लिए, रोटरी प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए जितनी मेहनत हम करते हैं, जितना अपने प्रेस्टीज को या अपने रेपुटेशन को यूज़ करते हैं, ह्यूमन हावर्स लगाते हैं, अगर उतने जोड़े तो उस हिसाब से पैसा नहीं आता। और बहुत सारा पैसा जो लोकल लेवल पे आता है वो रोटरी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आता। ये बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, ऑकवर्ड भी लग सकती है, लेकिन वो पैसा गायत्री को, एसके को या डॉक्टर मंगल को या जो बंदा जा रहा है वो पैसे कलेक्ट करने, उसको मिलते हैं और वो कहीं ना कहीं उसको रिटर्न करने पड़ते हैं। तो इट इज नॉट एक्चुअल फंडिंग। और बहुत सारे जो बाकी फंडर्स हैं हमारे, वो कुछ ना कुछ उस तरह के हैं कि वो परमानेंट नहीं है। तो हर साल हमारे फंडर्स बदलते जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोकल लेवल की फंडिंग है वो पर्सन सेंट्रिक है, नॉट प्रोजेक्ट सेंट्रिक। तो हमने ये कोशिश की है कि मेरे प्रेसिडेंट को, मेरे रोटेरियंस को बाहर जाना ही नहीं पड़े। अब लोगों को बड़ी जल्दी होती है, जब खासकर जब दूसरा कोई कुछ कर रहा होता है और कुछ नया कर रहा होता है तो लोगों को बड़ी जल्दी होती है। तो 5 साल हुए, अब तक तुमने क्या किया? भैया 105 साल पुरानी संस्था है, थोड़ा सा समय लगेगा। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो मेरे ख्याल से 100वें नंबर पे था। 70 साल में हमारे लीडर्स और हिंदुस्तानियों ने मेहनत की तो आज हम 4थे-5वें नंबर पे। तो हर चीज़ को समय लगता है, ये समझना पड़ेगा। फिर भी 5 साल के छोटे में हमने कम से कम 10 तो PHF दिए, 3-4 PHS दिए हुए काफ़ी है। जो क्लब 2-3 क्लब ऐसे जिन्होंने हर साल कंट्रीब्यूशन वाला EREY का सिस्टम लिया हुआ। सो कन्विंस करना एक बात थी, कन्विंस करने के बाद रिजल्ट तक ले आना एक बात थी। और अगर डिस्ट्रिक्ट ने पूरी तरह सपोर्ट किया, रोटरी ने पूरा सपोर्ट किया, तो अगले 10 से 15 सालों में हम ये देख सकते हैं अगर हमारे 800,000 मेंबर हों तो रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3142 को कम से कम, ये पायलट प्रोजेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट 3142 को कम से कम कहीं भी बाहर फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये अगला स्टेप है। इतने आपके मेंबर्स अभी हैं, तो आपको जनरल में एक रोटेरियन बिजनेस ओनर का क्या एटीट्यूड मिला? मतलब जैसे हम मेंबर्स आए, विजिटर करके आए, फिर हमने उनसे बात की, फिर उन्होंने बोला कि अरे हम ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं चाहते, तो आपने उनके एटीट्यूड में ऐसा क्या देखा? मतलब ये बिजनेस ओनर्स जो रोटेरियंस हैं, आपने क्या देखा? कुछ एग्जांपल्स हो तो ज़रूर शेयर करिए सर। अब एटीट्यूड के एक्चुअली 2 डेफिनेशन, एक जिसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा घमंड आता है, मैं उसको देखता हूँ कि पॉइंट ऑफ व्यू। एटीट्यूड इज एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू। फिर इसको एटीट्यूड आ गया वगैरह वगैरह बोलने के बाद, तो रोटरी में बिल्कुल ये है। रोटरी वाले अधिकतर समझते हैं कि दे आर क्रीम क्लास ऑफ द पीपल। यस, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। हाँ, हम लोग एस्टैब्लिश है, सोसाइटी के क्रीम है, तो हम लोग बिजनेस क्लब में क्यों आए? हाँ, मेरे एक्सपीरियंस से देखेंगे तो ये एक ढोंग का प्रकार है कि है नहीं लेकिन दिखाना है। जैसे आपने बीच में पूछा ना लोग, तो कुछ लोग RMB इसलिए भी ज्वाइन नहीं करते कि एक्चुअली वो वैसे है नहीं एस्टैब्लिश बिजनेसमैन। एक खोखा उन्होंने अपने ऊपर गाउन बना के रखा हुआ कि मैं एस्टैब्लिश बिजनेसमैन हूँ। अब रोटरी में तो कोई पूछता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, कितना है, लेकिन जब आप RMB में आते तब बाकी RMBians को आप कितना बिजनेस दे रहे हैं, या RMBian से आपने कुछ खरीदा है तो उसको पेमेंट किस ढंग से कर रहे हैं, उसकी सर्विसेज ली है तो उसको पेमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या यहाँ भी आके आप सोचते हैं कि गायत्री जी कंसल्टेंट है तो मुझे फ्री में कंसल्ट कर दें। ये जो एटीट्यूड है फ्री में पाने का, वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि इतने सालों में कभी उन्होंने ये सब किया नहीं। हाँ, एक दूसरे से पूछ लिया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कन्वर्जन में एक बड़ा प्रॉब्लम ये था। तो एटीट्यूड का जो मामला था कि पीपल अगर सामान लेते हैं ना तो उसका पैसा देने के लिए उनको कोई तकलीफ नहीं। सो जो प्रोडक्ट सेलर्स थे उनके लिए दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो कंसेप्ट सेलर्स थे या सर्विस सेलर्स थे उनके लिए बड़ी दिक्कत थी कि उनको वो चाहते ही नहीं। क्योंकि रोटरी में इतने सालों से क्या है, ये क्लब का प्रोजेक्ट हो रहा है तो भाई उस क्लब प्रोजेक्ट का एक्सपर्ट कौन है उसको बुला लिया और वो प्रोजेक्ट में उसने अपनी जो कंसल्टिंग है या गाइडेंस है वो फ्री में दे दी। तो लोगों का दिमाग ही वैसा बन गया है कि कंसल्टेंट मतलब फ्री फॉर। क्योंकि क्लब के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आप सर्विस माइंडेड होते हैं तो वहाँ आप सोचते भी नहीं कि मुझे पैसा मिले। बराबर। और इसीलिए रोटरी में जो प्रोजेक्ट होते हैं तो कैसा होता है कि
₹1 का हम बोलते हैं ना, रोटरी को ₹1 दो, ₹3 का प्रोजेक्ट होता है। तो कॉस्ट कटिंग भी होती है, कंसल्टिंग के कोई चार्जेस लगते नहीं, सर्विस के चार्जेस नहीं लगते, हम अपने पैसे से। तो ये एटीट्यूड कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल था कि यहाँ पे भाई सर्विस के पैसे देने का। करेक्ट। तो ये एक एटीट्यूड था। दूसरा था कि मैं मांगू कैसे, कि कैसे मांगू मतलब बिजनेस। आज हर बार आपने तो सुना है, मुझे 2-4 सचिन तेंदुलकर को गर्व होता है कि मैं 4 करोड़ में सोल्ड आउट हो गया। सारे आईपीएल में सबके पार्टी लग जाती सोल्ड आउट। लेकिन यहाँ पे जो रोटेरियन से आरआरएमबी है, वो मैं कुछ सेल कर रहा हूँ, ये बोलने में भी उनको शर्म आती है कि हाँ मुझे बेचना है, मेरे पास ये चीज है, इसके लिए मुझे सेल्समैन, मुझे सेल्स दे दो। तो मांगना जो है, जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। आखिर आप डोनेशन भी तो मांगने जाते हो। हाँ। तो बिजनेस मांगने में क्या हर्ज है, वो भी अपने लोगों से, जबकि हमारा मिशन स्टेटमेंट ही क्या है, वी आर हियर टू सपोर्ट द सक्सेस ऑफ फेलो रोटेरियंस बाय डूइंग बिजनेस विद देम और रेफरिंग देम टू अदर्स। तो अगर वो मिशन स्टेटमेंट रोटरी इंटरनेशनल ने अप्रूव किया है तो आपको मान लेना चाहिए। असली दिक्कत यही है, मांगने में दिक्कत ये होती है। मांगने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैं कैसे मांगू? अधिकतर सक्सेसफुल बिजनेसमैन और अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन, इसके बीच में फर्क इतना ही है। अडानीज गो ऑन आस्किंग, टाटास गो ऑन आस्किंग, इवन आवर मिनिस्टर्स गो ऑन आस्किंग, लेकिन अपने को मांगने में शर्म आती है। मैं कैसे जाऊं? मैंने दुकान डाली है ना, लोग आ जाए, सब अपने आप को कस्तूरी समझ के बैठे, जबकि उनके पास कस्तूरी है नहीं, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जो मार्केट में दूसरे के पास नहीं है। करेक्ट है, करेक्ट है। आप वो एटीट्यूड सिर्फ तब रख सकते हैं जब आपके पास कुछ यूनिक चीजों की दूसरे के पास नहीं है, लेकिन ये आपके पास कॉमन चीज है, फिर भी आपके पास होती है। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा हुआ कि मैं यहाँ तो बन के बैठा हूँ बॉस, वहां मैं समान लेवल पे कैसे जाऊं? तो वो लेवल डिफरेंस भी जो है कि लोगों में अभी भी है कि मैं बड़ा हूँ और वो मेरे से छोटा है, तो उसके साथ बराबरी की चेयर पे कैसे बैठूं? तो मैं तो गवर्नर हूँ, मैं तो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ, ये तो आरएनडी मेंबर है, फिर वो एक लेवल पे बैठेंगे और वहां मैं उससे कुछ लूंगा या कुछ दूंगा, तो बिजनेस रिलेशन यहाँ पे हैम्पर हो सकता है। तो ये डुअल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दुनिया के जो बाकी बिजनेस क्लब है, प्योर बिजनेस क्लब है विदाउट कम्युनिटी सर्विस पर्पस। उनका एक ही पर्पस है, आज में आओ, पैसा कमाओ, आराम करो। यहाँ पे दिस क्लब इज ये बड़ा चैलेंज है, ये बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये भी तो पर्पस है। फिर लोगों को मोटिवेट भी करना है कि पैसा दो, कहाँ पे? टीआरएफ पे। अब ये चौथा एटीट्यूड है कि मैं कमा रहा हूँ मेरी मेहनत से, मैं अलग से आपकी चैप्टर की फीस भर रहा हूँ, मेंबरशिप फीस भर रहा हूँ, वेन्यू फी भर रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मैंने कमाया तो क्यों दूं? तो ये चौथा हो गया और ये पर्पस को डिफीट करने वाला हो गया, क्योंकि हमारा कहना क्या है, ज्यादा कमाओ ज्यादा दो, ज्यादा दो। करेक्ट। सो ये चौथा एटीट्यूड। तो पांचवा सबसे बड़ा एटीट्यूड ये आता है कि बार बार लोगों को मिलना। 1-2 मीटिंग के बाद उनको क्या लगता है, गायत्री जी तो मुझे जान गए, एसके साहब मुझे जानते, अब अगर कुछ काम होगा तो मुझे देंगे, मैं क्यों बार बार वहाँ पे? हाँ, ये बड़ा वही। तो ऐसे लोगों के लिए जो एग्जाम्पल है, वो मेरे पास 4-5 लोग ऐसे आए, सर अभी तो सब लोग मुझे जानते हैं, तो क्यों मैं अगले साल मेंबरशिप रिन्यू करूँ? अच्छा। तो अभी बिजनेस मिला भी नहीं मुझे, और मैं 12 महीने से 24 मीटिंग्स पे आ चुका, 2-4 मेगा मीटिंग, मुझे बिजनेस मिला नहीं। तो उनको एक ही चीज़ समझानी होती है, जो आपने एग्जाम्पल की कि भैया आप अपना शटर दुकान का रोज खोलते हो, ये ऑफिस रोज खोलते हो, और पहले 5 साल में आपने जितनी ग्रोथ कर ली, उसके बाद आपके ग्रोथ का पैटर्न क्या है? तो जिसको सब, क्योंकि तब तक आप अपने कंफर्ट जोन में इतने आ चुके होते हो कि अपना अपना आकाश आपने पा लिया होता है, तो आपको लगता है इससे आगे नहीं जाना है। तो आगे नहीं जाना है, ओके, लेकिन आगे जाना है तो उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और कंफर्ट जोन से बाहर आने का एटीट्यूड उनके अंदर नहीं है, वो पॉइंट ऑफ व्यू उनका नहीं है। उनको लगता है कि बस मैंने ज्वाइन कर लिया, मुझे अब बिजनेस आना चाहिए। तो उनको ये समझाना पड़ता है कि आपका ग्रोथ पैटर्न एनालिसिस करो, और उस ग्रोथ पैटर्न एनालिसिस के बाद आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क आपने किया नहीं। आप जानते तो 100 लोगों को, लेकिन उन 100 लोगों को आपने अपना बिजनेस पहुंचाया नहीं। वो ये जानते हैं कि आप फला फला काम करते हैं, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट बेचते, लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट में आपने नया क्या लिया, वो लोगों तक पहुंचता नहीं। इसके लिए आप 1-to-1 करो, 1-to-many करो, और उसके बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट सामने आए। फिर जो लोगों से चीजें शेयर करोगे तो ज्यादा पता चलता है अपने बिजनेस के बारे में। बिल्कुल, क्योंकि पिछले 20 सालों में दुनिया जिस गति से बदली है, कुछ लोगों की मानसिकता पिछड़ गई है, वो उतने आगे नहीं बढ़े। करेक्ट। जैसे कंप्यूटर्स, कुछ लोगों ने खाली एक्सेल शीट में कुछ भरना सीख लिया, उनको लगता है कंप्यूटर आ गया। तो एक्सपर्ट आपको हर चीज में होना पड़ेगा। तो बिजनेस करने के तरीके बदले,
आपके प्रोडक्ट बदले, जैसे 1990 में मोबाइल था ही नहीं, हम्म। आज अब बिना मोबाइल के जी नहीं सकते। हम्म, तो नए बिजनेस की स्ट्रेटेजीज को अपनाने के लिए जो एटीट्यूड चाहिए उसकी सबसे बड़ी कमी दिखाई कमी दी। है। और शायद आरएमबी ने वो कहीं हैम्पर किया है लोगों को कि अब लोग, जैसे पिछले मीटिंग में हमने सबको बोला आपकी फिल्म में सबसे नया क्या हुआ है, हम्म, तो पता चला मच्छरों को मारने के लिए भी एक स्प्रे आया हुआ। हिट की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ पेस्ट कंट्रोल में आया जो कि मच्छरों को मारने के लिए है। आपके घर की वॉल पे लगाओ तो 3 महीने तक मच्छर नहीं आएगा। ये शायद अब मेरे दर्शकों के लिए भी नई बात है, हाँ मेरे लिए भी नई बात है। लेकिन वो अपने डोंबिवली के बंदे नहीं किया है। अच्छा। सो जब कुछ नई चीजें लोगों तक, और वो प्रमोट नहीं कर रहा था, आरएमबी का मेंबर है लेकिन प्रमोट नहीं कर रहा था, तो हमने एक सेशन लिया कि आपकी फिल्म में लेटेस्ट क्या हुआ। तो एटीट्यूड ब्रेकर भी एक चीज है जो ये बिजनेस क्लब कर रहा है। तब जाके आपके 100 लोगों का, 200 लोगों का, 5000 लोगों का नेटवर्क जो है आपके लिए नेटवर्थ के रूप में काम करता है। मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड वालों की लाइन है, लेकिन हम ले सकते हैं। हाँ। दूसरी जो बड़ी बात है कि नेटवर्क, एक्चुअली नेटवर्क शब्द का लोगों को शब्द ही समझ में नहीं आता। आपके मोबाइल में 10,000 लोगों के नंबर हैं, किसी पार्थ के नाम 5,000 होंगे, सब गर्व करते बैठे हैं कि मेरे फेसबुक पे 5,000 फॉलोअर्स हैं। लेकिन उन 5,000 फॉलोअर्स तक आपकी चीज पहुंची है क्या? सही बात है। आपका चेहरा पहुंचा है, आपका फेसबुक अकाउंट या तो लिंक्डइन अकाउंट ये पहुंचा है, लेकिन आपके प्रोडक्ट, आपकी ताकत पहुंची है क्या? अगर वो ताकत नहीं पहुंची तो सब कुछ बेकार है। जैसे इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट किया, क्या मिलने वाला है, कितने लोगों को मिला है, ये एनालिसिस लोग करते नहीं। फेसबुक पे एक पोस्ट डाली, बोले 5,000 लोगों ने देख लिया, उसका कन्वर्जन कब होगा? एक तो रिपीटेड होगा, तो जैसे जो मेरे दोस्त ने मुझे पूछा है 12 महीने में आ गया मुझे कुछ नहीं मिला, तो 12 महीने आ गया कुछ नहीं मिला, तो ये कंटिन्यूटी आपने क्यों नहीं की नई चीज की? तो जब तक वो नहीं करेंगे आपकी नेटवर्थ जो है, जो नेटवर्क से आनी थी वो नहीं आएगी। करेक्ट, एकदम सही बात बोली कि हर एक पर्सन को अपने नेटवर्क में काम करना पड़ेगा। उनको जितना ज़्यादा अपने बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे तब वो सामने से शायद। और दूसरी बहुत बड़ी बात आपने कही कि मांगना चाहिए। ये पता नहीं आज के ज़माने में ये मांगने से क्यों इतना हिचकिचाते हैं लोग कि ये हो जाता है कि वो बोलते हैं ना कि रोने वाले बच्चे को ही दूध मिलता है, पर यहाँ ऐसा कोई नहीं करने की कोशिश करता कि अपने बिजनेस के बारे में कुछ मांगो, उसमें कोई तुम कम नहीं पड़ जाओगे या तुम्हारा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, पर मांगने की ज़रूरत है। शायद डर लगता होगा पोल खुल जाएगी, यहाँ तो कह रहे हैं बॉस है और यहाँ भी मांग भी रहे हैं, लेकिन वो एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। एक्चुअली वो कंफर्ट जोन वाली ही बात है कि एक बार अपने दायरे में अपने आप को बंद कर लिया। अगर आपने सोच लिया कि मैंने 10वीं पास कर ली, सब कुछ हो गया मेरा, तो फिर आप 11वीं नहीं पास हो सकते। सही बात। एकदम वही चीज है कि अगर आप 5 करोड़ के बिजनेस टर्नओवर से खुश हैं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो अपना अपना आकाश करके एक मेरी सीरीज है, कभी मौका मिला तो बात करेंगे कि अपना अपना आकाश सभी का है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि मैं मेरी दुनिया में मैं खुश हूँ। तो अगर आप उस दुनिया में खुश हैं तो ये जगह आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी मंजिल नहीं पाई है, मतलब कहते हैं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस सपने के साथ आपने अपना बिजनेस शुरू किया था, अगर वहां तक आप पहुंच गए तो एसके की बधाई स्वीकार कीजिए। और नहीं पहुंचे तो अपने एटीट्यूड में बदलाव के लिए और अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ये आपका टैगलाइन है, हमेशा बोलते हैं आप। तो थैंक यू एसके जी, आपने ये बहुत क्लियर से बताया कि मांगने की होनी चाहिए एक एटीट्यूड लोगों में, और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, आपको अपने नेटवर्क पे काम करना चाहिए, अदरवाइज आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। थोड़ा जोड़ दूं, मांगने का हुनर चाहिए। आप मांगे और मांगते हुए दिखे भी नहीं। ऐसा ये जो स्किल है यही आपको आरएमबी सिखाता है कि मांगो भी और दिखो भी। अच्छा संजय सर, बताइए कि अभी तक आप बहुत सारे रोटेरियंस को मिले होंगे। आपने जैसे बताया कि 3142 में 4,000 से ऊपर लोग हैं जो रोटरी में हैं, तो उनका एक सेट पैटर्न है बिजनेस करने का, बराबर है? तो उनको कुछ सीखने की ज़रूरत है, ऐसा आपको लगता है कि भाई दे हैव टू लर्न समथिंग न्यू ताकि वो अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ा सके? जो आपके एक्सपीरियंस में आपने देखा है कि आरएमबी में कितने भी लोग रोटेरियंस हैं, उनको ये सीखने की ज़रूरत है, ऐसा आपको महसूस हुआ है? सीखना तो पड़ेगा ही। हाँ, बराबर, सीखना पड़ेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, सीखना तो पड़ेगा। जैसे नई नई चीज़ें आएंगी, आपको एडॉप्टेशन तो करना पड़ेगा। करेक्ट। अगर आप एडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपको खत्म होना है। हाँ। अब एक्चुअली युग कंपटीशन का नहीं है।
हाँ कट थ्रोट नहीं है, हाँ फिनिश ऑफ का है। हाँ, मतलब आप रहे कि तो या ठीक तो है, आप नहीं तो रहेंगे या तो आप नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। करेक्ट। जैसे ही नई चीज आएगी तो पुरानी निकल जाएगी। आपके हाथ में जो मोबाइल है, हाँ आपने को पेजर का किस्सा याद होगा। हाँ हाँ, पेजर आया, 6 महीने चला, 6 महीने के बाद खत्म हो गया। खत्म हो गया। कि अब ऐसे ऐसे डिवाइसेस आएंगे जो आपके पुराने 6-7 डिवाइसेस का काम करेंगे। एक एआई का खतरा आप लोग देख ही रहे। हाँ अब वो सही में खतरा है कि हाइप है, ये आगे आने वाले 10 साल बताएंगे। लेकिन जो रोटेरियंस या आरएमबियंस की आप बात करेंगे तो लगभग 4000 से कुछ कम है, 4000 के ऊपर नहीं, 4000 से कुछ कम लोग हैं, 3800 के आसपास है। अब मैं जब लगभग मिला हूँ इसमें से 2 से 2500 लोगों से। और 2-2500 लोगों से मिलने का जो हम एटीट्यूड की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये अलग अलग है कि मेरा धंधा सेट है, ये तो कि मुझे उनके कुछ करने दिमाग की में जरूरत होता नहीं है। है। लेकिन कोरोना ने बताया, हम्म, मैंने बताया डॉक्टर मंगल जी के कार्यकाल में हमने बिजनेस डबल किया। उसी समय हमने ये भी देखा काफी लोगों के बिजनेसेस बंद भी हो गए। बंद भी हो गए। और वो बंद इसलिए हो गए कि वो उनके पास नए आइडियाज नहीं थे। मेरे हिसाब से पूछे तो मैं अगर ये कहना हो कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ना है, तो हर 3 साल के बाद, अब वो बिजनेस कोच हैं या जो भी है, गोल सेटिंग ये सब, एक्चुअली मैं उसका एक्सपर्ट हूँ नहीं और बहुत ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता, लेकिन बिजनेस में मैं बिलीव करता हूँ। तो बिजनेस में अगर हर 3 साल में आप कोई नई चीज़ ऐड नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। आप पार्ले जी को ले सकते, करेक्ट। या रमेश चौहान जी को ले सकते, जो पहले हमारे यहाँ नंबर 1 हुआ करते, लेकिन जैसे ही पेप्सी और इसका कोक आया तो उन्होंने अपनी कंपनी ही बेच दी। क्यों? और आज भी उनके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है उस पूरे लॉट में। तो जरूरत क्या थी कि सिर्फ उसको नए ढंग से मार्केट में उतारने की जरूरत। या आप काइनेटिक स्कूटर्स का एग्जांपल ले लीजिए, गियरलेस स्कूटर्स हम बोले। हाँ। जब पहली बार आई तो फ्लॉप हो गई टाइमिंग। जब सेकंड टाइम आया तो मेरे ख्याल से आज, पहले वो लेडीज गाड़ी करके आई, आज सभी लोग चला रहे हैं, मैं भी चलाता हूँ। हाँ, सभी लोग चला। या जब पहली गियरलेस कार आई, मेरे ख्याल से मारुति की जेन थी वो, रोटा की, फ्लॉप हुई, समय सही नहीं था। लेकिन 3-4 साल बाद आज देख रहे हैं कि हम सारी कंपनियों में गियरलेस आई है, ऑटो असिस्ट आ गया, सब कुछ आ गया। करेक्ट। तो समय के साथ आपने वो सीखा। जब नई आई थी वो तो लोग स्किट होते थे, बराबर। कंपनियों ने भी सीखा कि जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो ही चलोगे। आज हम देखते हैं मारुति की रेंज से, हुंडई की रेंज से काफी कारें बाहर हो गई। वो खराब थी ऐसा नहीं है, वो बढ़िया ही थी, लेकिन आज उससे बेहतर है। तो आरएमबीएन को भी ये समझना पड़ेगा कि आपके पास आज जो कुछ है वो अच्छा है, आप स्टैब्लिश्ड हो, लेकिन स्टैब्लिश बने रहने के लिए आपको कुछ नया करने की, नया नया कुछ करते रहना वो पड़ेगा। नया कुछ करने के लिए जो विचार चाहिए उसकी फैक्ट्री है आरएमबी, कि नया क्या करूं मैं। तो यहाँ मेरे पास बिजनेस कोच है जो आपको बताएंगे, मेरे पास ट्रेनर्स है जो बताएंगे, यहाँ बिजनेस रीडेवलपमेंट वाले लोग हैं जो आपको बताएंगे, और साथ ही साथ 150 लोग हैं जिनका आप सुनेंगे कि उन्होंने नया क्या किया। एक संस्कृत में कहावत है कि अगर किसी भी एक शास्त्र का आपके पास सूक्ष्म ज्ञान हो गया इन डिटेल, तो आपको दूसरे शास्त्र पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। तो बिजनेस एक कंसेप्ट है, या तो आप कुछ बेचना ही है बिजनेस में, सर्विस बेचो, थॉट बेचो, प्रोडक्ट बेचो। तो अगर आपने एक में महारत हासिल कर ली तो सबका जो नया है वो आपका भी नया है। करेक्ट करेक्ट। तो आप अपने बिजनेस में नया क्या कर सकते हैं वो जानने का सबसे बढ़िया मंच जो है वो आरएमबी है। क्योंकि यहाँ पे एक दोस्ती आपकी प्री, जिसको बोलते हैं आजकल लोन प्री अप्रूव्ड होते हैं, तो आपकी यहाँ दोस्ती प्री अप्रूव्ड है। आपको नए सिरे से दोस्ती करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो पिन लगी है ये आपकी दोस्ती बना देती है। जैसे कुछ देशों में लाउंज है स्पेशली जो रोटेरियंस के लिए, तो रोटरी ने एक कमाई है, पिछले 118 सालों में रोटरी ने कमाया है कि ये पिन देखते बंदे का आप पे भरोसा हो जाता है। अधिकतर अगर आपके लोकल लेवल पे कोई दुश्मनी नहीं है तो ये पिन देख के आपको कोई इग्नोर नहीं करता। करेक्ट। दुनिया के आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश कर देती है। किसी भी हिस्से में आप जाइए, अगर आपने पिन लगाई हुई है तो बंदा जरूर आके पूछेगा, सर आपका नाम क्या है, कौन से क्लब से हो, कौन से देश से हो। बराबर। तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, प्री अप्रूव्ड दोस्ती आपकी है, इसलिए जो बंदा आपसे शेयर करेगा वो ऑथेंटिक शेयर करेगा। मार्केट में ये चीज जरूरी नहीं है। मार्केट में जब आप किसी से एडवाइस लेने जाते हो कि मैं नया क्या करूं, तो एक तो उसका लिमिटेड नॉलेज, दूसरा उसका उद्देश्य क्या है आपको नया कुछ बताने के बारे में। वो कुछ अपना प्रोडक्ट तो आपको सेल नहीं कर रहा है। हाँ, सही बात है। या नया कुछ करना, चल मेरे पास आइडिया है और तुम मेरी बात सुन लो और इसको कर लो। आरएमबी में वो ऑथेंटिसिटी आपको मिलती है, रोटेरियंस ऑथेंटिसिटी।
इसलिए मैंने कहा दुनिया की सबसे खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन, 4 स्टार रेटिंग लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन, 100 आउट ऑफ 100 लेने वाली अकेली ऑर्गेनाइजेशन है चैरिटी नेविगेटर पे। सो इसमें जो ट्रस्ट है, जिसको हम बोलते हैं प्री अप्रूव्ड दोस्ती, वो आपको मिलती है जो कहीं और नहीं मिलती। तो मुझे ये कहना है, जितने भी रोटेरियन मेरे दोस्त हैं या आरएमबीएन भी हैं, कि ये लर्निंग जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, यू कैन नेवर स्टॉप। जिस दिन आप स्टॉप हुए, समझ लीजिए आपने अपना आकाश पा लिया है, उस आकाश में या तो आप खुश रहिए, अपने आप को कोसिए, अपने आप में खुश रहिए। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ते जाना है हमेशा, तो आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहाँ पे वो नेटवर्क जो भी बड़ी बड़ी बातें हैं उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको लोगों से जुड़ना होगा। तो बड़े बड़े शब्दों में मेरा यकीन नहीं, मेरा कि आप मेरे साथ आइए, यहाँ पे बैठिए, लोगों से बातें कीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ सब साधु है, हुए हैं कुछ किस्से, लेकिन वो किस्से जो है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारा पूरा बोर्ड लेता है। लोग हैं तो उनकी मानसिकता तो अचानक आरएमबी ज्वाइन करने से बदल नहीं सकती। तो लोगों को ये भी सीखना है कि यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा बदलना है। जैसे मैं कहता हूँ, आप मेरे संपर्क में आइए तो आप और कुछ नहीं पाएंगे, तो आप बेहतर इंसान तो बन पाएंगे, क्योंकि आपके साथ इतने बेहतर लोग होंगे, और उसमें से अगर जो बेहतर नहीं है वो आपके कंपटीशन में, स्पर्धा में बेहतर होने की कोशिश करेंगे। तो रोटेरियंस को ये सीखना होगा कि मैं ही बेस्ट नहीं हूँ, दुनिया में और भी बहुत सारे हैं, और दुनिया में है सुपरवर बहुत अच्छे, करेक्ट, मतलब बोलने वाले भी, करने वाले भी बहुत अच्छे। लेकिन वो कब पता चलेगा? जब आप यहाँ पे आएंगे। तो आप आएंगे ही नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। तो जो डॉक्टर मंगल कहती हैं, जो दिखेगा वो बेचेगा, आप दिखोगे ही नहीं। आज देख रहे हैं आप, मेरे ख्याल से सारे हिंदुस्तान में वो बोर्ड लगा हुआ है, सो आइडियाज और नोबडीज मोनोपोली, धीरू भाई का ये टैगलाइन था। सो आज यहाँ पे डॉक्टर मंगल ने कहा जो दिखेगा बेचोगे, फिर किसी बड़ी कंपनी ने भी डाला, सारी जगह के होर्डिंग पे लगा हुआ। तो अपने आप को कम मत समझो, आप आज कम कमा रहे हो, आपको ये सीखने की जरूरत है, ये लर्निंग की जरूरत है कि मेरे आइडियाज से, मेरे दोस्तों के साथ मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, और वो जिसने पाया है वो कोई अलग आसमान से नहीं टपका। हो सकता है उसके पास 2 रिसोर्सेज ज्यादा हो, तो आपके पास भी तो रिसोर्सेज का भंडार है, आप खाली उसका उपयोग करिए। सही बात है। इसके सर थैंक यू, इतना आप बहुत इंस्पायर कर रहे हैं सारे रोटेरियंस और हमको कि कैसे बिजनेस करना चाहिए, आप लोगों ने कैसे अपने नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। आपके लाइफ में जो आपने इतने सालों से बिज़नेस जो किया है, और ये जो आपका एक्सपीरियंस है आरएमबी को बनाने में, तो आपको क्या ऐसे लर्निंग्स मिले ताकि हम ये शेयर कर सकें, ताकि वो लोग वो गलतियां ना करें? क्योंकि कहते हैं ना कि आपने मिस्टेक्स कर ली है, और वो अगर सपोज़ आप शेयर करोगे तो बाकी लोग वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे, तो आपको 10 साल लग गया बनाने में, तो उनको शायद 5 साल लग जाए, वो आपकी गलतियों से सीख जाएंगे, या आपको लर्निंग्स जो मिले, आपको ये सबक मिला कि बाबा ये चीज़ मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था और मुझे ये करना है। तो आप अपने टॉप 5 बताइए कि क्या आपने सीखा आपके इतने करियर में, इतने सालों के करियर में। करियर की बात करें तो मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में था सबसे मेरा करियर। वाह, बाप रे, इतना जल्दी स्टार्ट किया आपने। 34 साल से मैं काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में होता तो रिटायर कर देते होते। सो जानने की बात यह है, अगर लोगों को सीखना ही है, क्योंकि मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। अब ये सही है कि गलत है, लोग असल में मुझे लोग जज करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं। ये आपका हम्बल ये है, क्योंकि आपके जानकार के हिसाब से तो आपने ये बहुत क्लियर कट थॉट है कि नहीं आता। क्योंकि मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं ली, मैंने दुनिया में कभी किसी बिजनेस क्लब का हिस्सा नहीं बना, मैं किसी बिजनेस क्लब की मीटिंग भी नहीं अटेंड की मैंने। मेरा असल में जो पोर्टफोलियो था वो था लगभग एंटरटेनमेंट वाला, और दूसरा था टीचिंग। अच्छा। मतलब मैं जब 9वीं में था तो 10वीं के बच्चों को पढ़ाता था। अच्छा। मेडिकल कॉलेज में था तो मैं 3rd ईयर में था, 4th ईयर के बच्चों को पढ़ाता था। मतलब मुझे वो एक बहुत अच्छा लगता था। शायद कहीं मेरा ईगो भी सेटिस्फाई होता था कि मैं छोटा हूँ फिर भी बड़ों को पढ़ा सकता हूँ वगैरह, जो भी हो। तो घर में माहौल तो शिक्षा का था, तो माहौल शिक्षा का था। तो मतलब मेरे घर में मैं ऑथेंटिकली आपसे कहूँ तो सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी। अच्छा। मतलब मैं डॉक्टर भी हूँ, इतना डॉक्टर होने के बाद भी आप सबसे कम पढ़े। मेरे घर में जो है, मतलब हमारे दादाजी वगैरह वो AA उस समय को हुआ करता था। मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, मेरी दीदी प्रिंसिपल है, मेरे सारे चाचा लोग जो है वो सब M.Tech है उस जमाने में, 1970s वगैरह में जब
पूरे जिले में शायद कोई एक 70% आता था तो उसका सत्कार होता था। आज तो बच्चों को 100% से भी ज़्यादा नंबर मिलता है। तो माहौल पूरा शिक्षा का और थोड़ा सा संगीत का। अच्छा, मेरे संगीत? पिताजी जो थे वो लगभग सभी इंस्ट्रूमेंट बजा लेते थे और मैं एक भी नहीं बजा पाता। तो हो सकता है ये भी हो कि भैया ये इसमें से कुछ नहीं कर पा रहा तो कहीं कुछ और करूँ, नहीं तो नालायक बच्चा घोषित हो जाऊंगा। तो पढ़ाई लिखाई की थोड़ी बहुत सीखा इतना है कि अपने पास जो कुछ है वो दूसरों को दे दो। तो मेरे ख्याल से अगर क्वालिटीज़ की बात करें या इंस्पिरेशन की, या मैंने जो लर्निंग्स की है, सीखा है जो, उसमें यह है कि आपको जितना आता है ना, बिना कुछ रखे आप दूसरों को दे दो। तो मेरा जो कहना है आरएमबीएन से कि आपने जितनी भी नॉलेज जमा की है इस बिजनेस में आने के बाद या बिजनेस में जाने के बाद, काफ़ी लोग रिटायर हो चुके हैं, तो आप लोगों को ये बता सकते हो कि भैया ऐसा करते तो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि जिन गलतियों की आप बात कर रहे हो सकता है वो गलतियां ना हो। ये ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आता बहुत बार। और हमने बाद में जैसे अभी एक शादी की लिस्ट बनाते हैं तो 2-4 खास लोग रह जाते और वो हमसे हमेशा नाराज चलते कि तूने मेरे को नहीं बुलाया, जबकि ऐसा जानबूझ के नहीं होता। तो ऐसे ही है कि हमसे कुछ गलतियां हो सकती हुई हो, लेकिन हमने जानबूझ किया किसी को दुखाने के हिसाब से नहीं, या उस समय हमारी समझ में नहीं आया कि वो गलत है। क्योंकि जब आप भाग रहे होते हैं ना तो कैरिड अवे करके जो फ्रेज है उस फेस में होते हैं। उस समय आपको कोई कहता भी है कि यार ये थोड़ा गलत हो रहा है तो आप ध्यान नहीं देते, क्योंकि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। कभी कभी ओवर सक्सेस के रन में आपको कहीं ना कहीं धक्का दे देती है। सही बात। तो उस समय आपको एक बंदा चाहिए होता है जो आपको लगातार समझाता रहे, एट द कॉस्ट ऑफ एब्यूजल एज वेल। क्योंकि वो ये भी सोच सकता है यार मैं सक्सेसफुल हूँ और ये नहीं है ना, इसलिए मुझे समझा रहा है। ये अधिकतर दोस्ती में होता है। तो आपका सलाहकार आपका दोस्त होना चाहिए। ये एक लर्निंग जो है, ये जो सीख है, ये मैंने सीखी उससे। तो कॉलेज के दिनों में जब यूनिवर्सिटी का मैं क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी लीडर बोलते हैं, यूआर बोलते हैं उसको, स्टूडेंट लीडर, तब भी हम यही काम करते थे कि जिन बच्चों को अगर गलत ढंग से एडमिशन नहीं मिल रही है या आई कार्ड नहीं मिल रहा, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बड़ा बना देती कि आई कार्ड नहीं मिल रहा है, हॉल टिकट नहीं मिल रहा है, एग्जाम में एंट्री नहीं मिल रही है, या एग्जाम के समय हर्बेरियम खो गया, कुछ भी है, तो मेरी पूरी टीम लगी रहती थी। सो लीडरशिप वहाँ से सीखी हमने कि एग्जाम के उस दिन एक पानी की बोतल भी कितनी इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। जैसे मैं एक शो कर रहा था, मैंने कहा ना मेरा ये पिंड नहीं, ये बिजनेस, सोशल लाइफ ये मेरा पिंड है। तो मैं एक शो कर रहा था, मैंने रविंद्र जी के साथ भी काफ़ी शो किए हुए। एंकरिंग ये मेरा शो है, म्यूजिकल शो की एंकरिंग ये मेरा सबसे, अगर मेरी माने तो मेरा बेस्ट पोर्टफोलियो है। अच्छा। ये म्यूजिकल शो की एंकरिंग, अच्छा, जिसमें भी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हूँ क्योंकि उसके लिए मैं समय नहीं दे पाया। सो जब हमने ये सब शुरू किया तो लीडरशिप जो है, लोगों को बांधना, ये मेरे ख्याल से क्वालिटी है जो मुझे आरएनबी को एक प्लेटफॉर्म पे ले जाने में मदद कर पाई है। कि यहाँ पे अलग अलग लोग जो अपने अपने बिजनेसेस के टाइकून से एक तरह सक्सेसफुल चला रहे हैं, बिजनेस रोटरी को कुछ दे रहे हैं, समाज को कुछ दे रहे हैं, अपना घर भी अच्छा चला रहे हैं, बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे रहे हैं, तो उनको जोड़ना, क्योंकि उसको लगता है कि मैं बेहतर हूँ। तो उस बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए जो कन्विंसिंग पावर है वो लीडरशिप में आपको आती है। लीडरशिप के बारे में अगर आप बोले तो हमारे विचार बिल्कुल अलग है ट्रेडिशनल से। जब वो बंदा एक खड़ा होता है ना लीडरशिप बताने के लिए, सबको साथ में लेके चलो, ये करो वो करो, ऑल फेक। माय गिव इट लीडरशिप इज टू सिलेक्ट द पीपल जिनको आप साथ में लेके चल सके। सबको साथ में तो गणेरिया लेके चलता है, भेड़ों को लेके चलता है बराबर। तो मेरा जो समूह है भेड़ बकरी का समूह नहीं है, अच्छे खासे पढ़े लिखे, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट, जैसे मेरे ग्रुप में पैराडाइज ग्रुप के लोग भी हैं जिनकी खुद की मेरे ख्याल से 10,000 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सो लीडिंग द इक्वल्स एंड द सुपीरियर्स इज लीडरशिप। यस। अपने से नीचे जो लोग हैं उनको साथ में गाइड करना एक अलग चीज है, फिर उसमें से किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। आपके क्लास में हर बच्चा तो पहला नहीं आता ना, बराबर। फिर आपको अगर अच्छा टीचर बनना है तो जो अच्छा बच्चा नहीं है उसको इन बच्चों के साथ भगाने की जरूरत नहीं है, उसको अलग ढंग से ट्रेन करने की जरूरत है। तो आरएनबी बिल्कुल वही काम करता है, जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है और वो खुद अपने आप अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। यस, आप बेहतर है,
लेकिन जो लोग अपना बिजनेस प्रमोट नहीं कर पा रहे, मेरी लीडरशिप ये कहती है जो नहीं प्रमोट कर पा रहे उनको सिखाओ कि बिजनेस कैसे प्रमोट करना है, बिजनेस कैसे प्रमोट करनी है, वो सर्विस कैसे देनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन वो प्रमोशन कर ही नहीं पाते, जब स्टेज पे खड़े होते तो बोल नहीं पाते। तो उनको मुझे ये नहीं सिखाना है बिजनेस कैसे करना है, उनको ये सिखाना है कि आपको स्टेज पे 2 लाइन कैसे बोलनी है। अब लोगों को ये विचित्र लगता है कि यार ये कौन सा हुआ, लेकिन अगर वो बोलेगा ही नहीं तो बेचेगा क्या। तो दुनिया का सबसे बढ़िया ट्रेनर रास्ते का मदारी है मेरे लिए, जो मेरी लर्निंग से आप बात करें, कि वो एक ही साथ में आपको नीड असेसमेंट भी कराता है, अराउजल भी कराता है, आपके जेब से पैसे भी निकाल देता है। और बिजनेस क्या है, यही चीज है कि लोगों के दिमाग में गरज तैयार हो, फिर पता चले कि ये बंदा बेस्ट है इस गरज को पूरा करने के लिए, और वो आपका प्रोडक्ट ले ले। इन शॉर्ट बिजनेस इतना ही। अब रही बात अपनी एनर्जी को बनाए रखने की, तो मेरे ख्याल से हम पहले भी बात कर चुके कि हर 3-4 साल में आपको कुछ नया करना चाहिए, या तो नया प्रोडक्ट, या तो नया बिजनेस, या तो नई स्ट्रीम, या तो कोई नया शौक। क्योंकि आई रिपीट, योर पास्ट सक्सेस हैज नथिंग टू डू विद द करंट असाइनमेंट। यस यस। जो कल की बात थी, कल मुझे बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड मिल गया, खत्म, फिनिश। अगर उसकी ग्लोरी में जिंदा रहा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सही बात। तो हमें 2 साल पहले मिला मोस्ट वाइब्रेंट चैप्टर का अवार्ड, वो कल की बात हुई। कल मुझे फिर से मिला 3 साल में 2 बार हमारे ही चैप्टर को मोस्ट वाइब्रेंट चैप्टर का अवार्ड मिला दुनिया के, वो भी कल की बात हो गई, क्योंकि उसको मिलके 6 दिन हो गए। अब नई बात क्या है कि अगले साल मिलेगा क्या। तो अगले साल मिलेगा क्या, मैं आपको बिजनेस की बड़ी बात बता दूं, जो मेरे हिसाब से लर्निंग का सबसे बड़ी चीज, कि वो मिल गया ना तो मेरे काम बढ़ गया, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर्स को मालूम है कि क्या किया इसने, किसको मिला। तो या तो मुझे कॉपी करने की कोशिश करेंगे, या तो मुझसे बेहतर। तो मुझे उनके बेहतर से बेहतर करने के लिए फिर से नई एनर्जी लगानी होगी, नया कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे आज मेरे पास 186 मेंबर है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा मेंबर है किसी भी क्लब। 135 करोड़ का बिजनेस है, ये दोनों चीजें ओपन हो गई। तो मेरे अपोनेंट्स को पता है कि आप 187 मेंबर करने हैं और 150 करोड़ का बिजनेस करना है। बराबर है। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का फर्क ही इतना है, प्लानिंग अब भी के लिए है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज विद गोल कि 3 साल 5 साल। तो मुझे पता है अगले साल अगर मुझे फिर नंबर 1 पे रहना है तो मुझे 187 नहीं, मुझे 200-250 सोचना है। करेक्ट। 135 का 150 नहीं, 270 करना है, क्योंकि सामने वाला उस फिगर को बेस फिगर पकड़ के चल रहा है, तो मेरा बेस फिगर बढ़ाना चाहिए। तब जब बात आती है कि इनोवेटिव आइडियाज, तो कैसे होगा कि आपको टिकट साइज वाले लोग पकड़ने होंगे। ऐसा नहीं कि छोटे को छोड़ना होगा, लेकिन टिकट साइज। आप भेल खाती हैं? भेल खाते हैं। भेल खाते हैं तो वो जो है ना, वो कुरमुरा वगैरह सब डालता है, पूरा वो भर देता है, बाद में 90% जो है वो कुरमुरा है। लेकिन वो जो छोटी छोटी चीजें दाल से दाने डालता है वो 10%। अगर वो नहीं डाले तो आपकी भेल बनेगी नहीं। तो ये छोटे छोटे जो लोग बिजनेसेस हैं उनको भी नहीं छोड़ना है, लेकिन कुछ नए बिजनेस। इसलिए आरएमबी ने क्या, कुछ बिजनेस कोलैबोरेशंस किए, कुछ नए बिजनेस सेटअप किए, और उसके साथ साथ क्या किया, सबको ये कहा कि भाई आपका 90% जो है, अगर गिविंग वाला बिजनेस है तो आप ज्यादा से ज्यादा आरएमबीएस को दीजिए। वो ग्रोथ का एक पैटर्न है। नॉर्मल भी हम यही सब करते हैं। सो मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं, देने के लिए ये है कि अगर आपके पास कोई ज्ञान है तो अगर उतना आप सामने वालों को दोगे और वो भी इतना ईमानदार है, तो वो 90% को लेकर उसको चना सेंगदाना डालेगा, उसको 100 पूरा कर देगा। ये मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की सबसे बड़ी बात होनी चाहिए बिजनेस ग्रोथ, कि आपके पास जितना कुछ है आप दूसरे को दे दो, वो थोड़ा सा उसमें और मिलाएगा, और सबका 100% जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हो सकता है कि मेरा 90% जो आज मैं कहता हूँ वो एंड प्रोडक्ट में 85 हो जाए। समझने की कोशिश की कि मैंने आपको कुछ समझ के दिया 90% है, आपने उसको 100 किया, आपने अगले बंदे को 90 समझ के उसको दिया। तो जब ये ग्रोथ पैटर्न होगा तो हम कोई भी ऊंचाई को छू सकते। सही बात है। इसलिए जब तक आप बताएंगे नहीं सामने वाले को कि मुझे इतना पता है, वो आपको इम्प्रूव करने में मदद नहीं कर सकता। और मोस्ट ऑफ द बिजनेस क्लब के स्टक होने का कारण क्या है
कि लोग बोलते हैं मैं उसको बताऊंगा कि तेरे बिजनेस में ये कर, तो उसको बुरा लग सकता है। आरएमबी में हम ये ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि आपको बुरा नहीं लगने दें। और इसलिए बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने पर्सनल मैसेज किए, फ़ोन किए, यार ऐसे ऐसे ऐसा हुआ, मेरे को उसने ऐसा बोला, अभी मुझे बुरा लग रहा है तो मैं आरएमबी छोड़ के जा रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लोग फटाफट निराश होते हैं, फटाफट नाराज होते हैं, और सबसे इजी काम अगर दुनिया का कोई है तो वो है छोड़ देना। मामला खत्म, मेरे को पसंद नहीं आया, छोड़ दिया। लेकिन आपने लॉस किसका किया? खुद का ही। तो मुझे उन बंदों को समझाना पड़ता है, अगर उसने तुझे ऐसा कहा है कि ये कि तेरे में कमी है, तो उसमें फायदा किसका है? एग्जैक्टली। तो तू तेरी कमियां दूर कर, उसमें आरएमबी तुम्हारी मदद करेगा। लीडरशिप की कमी है, यस। स्किल की कमी है, यस। बिजनेस प्रमोशन की कमी है, यस। हम हर चीज़ को एड्रेस करने के लिए बैठे। और मेरे ख्याल से आरएमबी की सक्सेस, आरएमबी की लर्निंग और मेरी व्यक्तिगत लर्निंग जो है वो लीडरशिप की यही है कि मैं सभी को साथ लेके चलने की कोशिश नहीं करता। मैंने 2-4 लोगों को निकाला भी है। रूल से कोई समझौता नहीं करना, ये एक लर्निंग का भाग होना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बहुत बार हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और बहुत बार कॉम्प्रोमाइज करने में सारे प्रिंसिपल्स को तिलांजलि दे देते हैं। फिर बाद में सामने वाला बंदा आपको कहता है काहे के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अब लॉन्ग टर्म में, मतलब प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, केवल प्लानिंग से चलेंगे तो आपका बिजनेस डैमेज होगा। करेक्ट। तो आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उतनी अच्छी होनी चाहिए। और कुछ देना चाहे तो ये दे सकते हैं कि भाई इन अ नट शेल कि रोटरी की ग्रोथ समाज के लिए बहुत जरूरी है। मतलब समाज को भी ये सोचना चाहिए कि रोटरी की ग्रोथ है, वहाँ हम थोड़े कमजोर पड़े। रोटरी की ग्रोथ है तो समाज को अपने आप उसका फायदा होता है। जैसे हम डोंबिवली में बात करें तो आज डोंबिवली में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे वीकेंड में, शनिवार रविवार को या हर दिन आप अपने बच्चों को ले जाके खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, अच्छी हवा में सांस ले सकते हैं। और वो रोटरी ने किया हुआ है, जैसे रोटरी गार्डन। भारत का अकेला डीफ एंड डम स्कूल जहाँ पे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई है, अलोंग विद व्हाट यू कॉल एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, वो डोंबिवली में है और वो रोटरी का है। कलकत्ता में या बोरीवली में हमारे हॉस्पिटल्स हैं, आए हॉस्पिटल, हम 10-10 हज़ार ऑपरेशंस फ्री करते हैं। समाज को वो चीज़ें पता नहीं चलती, तो वो बताना भी हमारे आरएमबीएंस का काम है कि देखो ये हम पैसे कमाते तो कहाँ जाते हैं। आज समाज में क्या समझ है, रोटरी वाले कमाते हैं इसलिए ये सब करते हैं, उनको पाप पुण्य ये सब बाकी चीज़ों में उलझा दिया गया। ये सब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत ज़रूरी है कि समाज तक ये बात पहुँचे कि रोटरी वाले पैसे कमा रहे हैं तो उसका समाज को उपयोग हो रहा है, तो आप भी इसको ज्वाइन करो, आप भी समाज के लिए उपयोगी बनो। ऐसे बाहर बैठ के तमाशा मत देखो, अंदर आओ, बराबर, इसको समझो, हमारी स्किल्स देखो, हमारी तड़प देखो कि हम क्या करना चाहते हैं। आज आरएमबी जो सेल्फ सफिशिएंट रोटरी क्यों करना चाहता है, इसलिए कि और फंड्स आए, हम और काम करें। ऐसे डीफ एंड डम स्कूल हैं या रोटरी गार्डन है, नक्षत्र बाग डोंबिवली में, टिटवाला में, थाना में रोटरी का है। तीनों हमने किए हुए हैं, डॉक्टर मंगल तिवारी के पर्सनल गाइडेंस में तीनों हुए हैं। आरएमबी नहीं होती तो ये सब नहीं होता, रोटरी नहीं होती तब तो बिल्कुल नहीं होता। रोटरी हमारी मातृ संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन ये लोगों तक नहीं पहुंचता कि ये सब चीजें अगर रोटरी नहीं होती तो होता ही नहीं। एक भी ऐसा गार्डन, इतना बड़ा गार्डन नहीं है जो हमने, डीफ एंड डम का है, आया हॉस्पिटल से, कार्डियक सर्जरी सर हम 200 करते हैं और हम हर देश से आए हुए लोगों के लिए करते हैं। लेकिन जो बेनिफिशियरी है ना और खुद रोटेरियन, दोनों इस बात को प्रमोट करने से क्यों झिझकते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। आप बेहतर काम कर रहे हो ना, तो बेहतर काम लोगों तक पहुंचना चाहिए। और बेनिफिशियरी भी जो है उनसे भी ये है कि भाई बेनिफिशियरी आपने फायदा उठाया ना। नॉर्मल आपको कोई 10 रुपए की मदद कर देता था, आप बोलते यार फला फला ने मेरी बहुत मदद की, तो आप अपने समाज में बताइए कि यहाँ पे 2-2, 4-4 लाख के पेडियाट्रिक हार्ट सर्जरी के ऑपरेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट हुए और रोटरी की वजह से हुए। तो रोटेरियंस को अपना ड्यू क्रेडिट लेने आना चाहिए। जैसे बिजनेस में है वैसे रोटरी में भी। तो रोटरी की ग्रोथ बहुत जरूरी है, तब समाज की ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। तो आरएमबीएंस को भी इस बात को समझना होगा कि आप रोटरी मीन्स बिजनेस, तो रोटरी इज अ टूल ऑफ बिजनेस, रोटरी डजंट मीन बिजनेस। हम भारतीयों की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, लोगों ने कहा रोटरी का मतलब बिजनेस, रोटरी का मतलब बिजनेस,
रोटरी का मतलब बिजनेस नहीं, रोटरी माध्यम है बिजनेस। इसलिए जब गांधी जी ने कहा 1930 वगैरह में चले जाओ या क्विट इंडिया या जो भी, तो उन्होंने मीन्स, ये शब्द की अच्छी व्याख्या की, मीन्स माध्यम। उन्होंने कहा किसी भी तरह से आजादी नहीं चाहिए, उसके साधन भी उतने बेहतर होने चाहिए। मीन्स शुड बी गुड। तो मीन्स का मतलब वहां पे कनिंगनेस या मीनिंग वाला नहीं था, इट इज अ माध्यम, इट्स अ टूल, way of getting it's a it. way of getting it. So Rotary is a way of getting business for betterment of the society. Yes. Thank you. Yes.